अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा था अपना। इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम ईथर्स के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि ईथर्स क्या है। ईथर्स जो है वो अल्केन के अल्कोक्सी माखूजात या डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जौहर से दो अल्काइल ग्रुप यकसा जुड़े हो सकते हैं, या फिर एक अल्काइल दूसरा और अल्काइल लेकिन दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक फिनाइल ग्रुप हो सकता है और एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों भी फिनाइल ग्रुप हो सकते हैं। ज़ाब्ता याद रखना है आपको कि ऑक्सीजन जौहर से दो अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, या एक फिनाइल या एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर दोनों फिनाइल ग्रुप हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ईथर्स का क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी ईथर्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स की दर्जा बंदी। ईथर्स को दो जमातों में तकसीम करेंगे हम। एक है मुतशाकिल ईथर्स, उसको इंग्लिश में सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं, और दूसरा जो है वह है गैर मुतशाकिल ईथर, या फिर हम उसको अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे मुतशाकिल ईथर्स मतलब सिमेट्रिकल ईथर्स, या फिर उसका दूसरा नाम है सिंपल ईथर्स। आप सिंपल ईथर्स भी कह सकते हैं, या फिर सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल ईथर, और उसको उर्दू में बोलेंगे मुतशाकिल ईथर, सादा ईथर्स। अगर ऑक्सीजन जौहर से दो अल्काइल ग्रुप या दो ग्रुप सेम जुड़े हों उसको मुतशाकिल ईथर कहेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं ऑक्सीजन जौहर से दो अल्काइल ग्रुप जो जोड़ रहा हूं वो सेम है, तो इसे हम मुतशाकिल ईथर कहेंगे। या फिर आप C2H5 लीजिए, ये भी सेम है। यानी कि ऑक्सीजन मुतशाकिल ईथर के अंदर ऑक्सीजन जौहर से सेम ग्रुप जुड़े होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है अनसिमेट्रिकल ईथर, क्या होगा इसमें? उसका उल्टा अनसिमेट्रिकल ईथर्स, या फिर हम उसको बोलेंगे मिक्स्ड ईथर्स, और उसको उर्दू में बोलेंगे गैर मुतशाकिल ईथर, मखलूत ईथर। ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहां पर ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़े हो रहेंगे वो मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ CH3 ले रहा हूं, यहाँ C2H5, तो ये जो मिसाल है ईथर की, यहाँ पर दोनों ग्रुप ऑक्सीजन से अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। या फिर और आप दूसरा और ले सकते हैं, C6H5 ले रहा हूं मैं और यहाँ CH3, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन जौहर से दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हों उसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर, या फिर उसको हम गैर मुतशाकिल ईथर या फिर मखलूत ईथर कहते हैं। ईथर का निजाम तस्मिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते वक्त दो तरीके हैं, एक रहता है कॉमन नेम और दूसरा रहता है IUPAC नेम। बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपने नोमेनक्लेचर के अंदर याद रखना है, नोमेनक्लेचर में सिंपल मेथड एकदम नोमेनक्लेचर का ईथर का
सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट कीजिए, मैं एक के बाद एक एग्जांपल बताता हूं आपको। ईथर है, ROR, कॉमन नेम रहेगा इसका, और दूसरा आपको पता है RUPAC नेम, ये दो मेथड। अब कॉमन नेम देते वक्त एक बात याद रखना, अल्काइल प्लस ईथर लिखते हैं हम, और IUPAC नेम देते वक्त एक फॉर्मूला ऐसे याद रखना आपने, अल को ऑक्सी आगे लगा देना है अल्केन। बताता हूं किस तरह से, अल्कोक्सी अल्केन, बहुत आसान है। फर्स्ट कीजिए, ऑक्सीजन जौहर को मैं यहां पर CH3 ग्रुप ले रहा हूं। तो कॉमन नाम देते वक्त बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन को जो अल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं वो दो हैं और वो मिथाइल है। तो हम इसका जब नाम लेंगे, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दो मिथाइल है, इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। ओके, अब IUPAC नाम देते वक्त एक बात याद रखना है आपको, अल्कोक्सी ग्रुप और अल्केन। तो यहां पर कोई एक ग्रुप को, अब यहां पे दोनों ग्रुप तो सेम है, तो यहां पे एक ग्रुप को हम अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर करेंगे और आगे क्या है अल्केन, तो हम इसको मिथाइल ग्रुप ना लेते हुए एक ही अल्केन बताएंगे। किस तरह से देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा, मिथाइल का मीथ और ये ऑक्सी, ऑक्सीजन का ऑक्सी लिखना आपने, मीथॉक्सी, मीथॉक्सी एक ग्रुप आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, ठीक है, ये मीथॉक्सी। अब यहाँ पे इसको मिथाइल नहीं बोलेंगे आप, एक कार्बन वाला अल्कीन जो रहता है मीथेन, तो हम इसको जब लिखेंगे इसका IUPAC नेम मीथॉक्सी मिथाइल नहीं बोलेंगे, मीथॉक्सी मीथेन, यहां आ जाएगा ये मीथॉक्सी मीथेन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन जौहर से C2H5 जोड़ रहे हैं, दो, ये C2H5, ये C2H5। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नेम देते वक्त तो दो ग्रुप देखिए आप, एक और एक, ये C2H5 हो गया, इथाइल है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल इथाइल दो है, तो हम यहाँ लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, बहुत आसान। और IUPAC नेम देते वक्त कोई एक ग्रुप को आपको अल्कोक्सी ग्रुप बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, तो मैं इसको अल्कोक्सी ग्रुप, तो इथाइल ऑक्सीजन है, तो इथाइल ऑक्सीजन ना लिखते आप यहाँ पे लिखेंगे इथाइल का ईथ लेंगे और ऑक्सीजन का ऑक्सी, इथाइल ईथ ऑक्सी, और ये इथाइल नहीं, इसको हम बोलेंगे अल्केन, तो ये हो जाएगा इथेन। तो नाम लिखते हो कैसे लिखिए आप, ये वाला ग्रुप ईथ ऑक्सी, इथाइल नहीं इथेन, तो यहां पे लिखेंगे ईथ ऑक्सी इथेन। चलिए, बहुत आसान है। अब यहां पर नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला फर्स्ट कीजिए, इस तरह से अगर आपको आया CH3O, ऑक्सीजन को मैं यहां जोड़ रहा हूं CH2 CH3। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रोपाइल ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप प्रोप ऑक्सी ऐसा बोलेंगे, प्रोप ऑक्सी, और यहाँ पर मीथेन, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख देंगे मीथेन, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कैसे करना है, जब अगर एक ग्रुप बड़ा है और एक ग्रुप पहले हमने जो देखे वो दोनों ग्रुप सेम थे, अल्कोक्सी ग्रुप किसी एक को हमने कंसिडर किए थे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, जो ग्रुप बड़ा है उसको हम अल्केन के तौर पर कंसिडर करेंगे और जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, छोटे ग्रुप को ऑक्सीजन से जोड़ देना। तो अब आपने इसको जोड़ दिया ऑक्सीजन से, तो ये मीथ ऑक्सी हो जाएगा, मीथ ऑक्सी।
अब ये कितने कार्बन वाला है एल्केन? 1 2 3, प्रोपाइल नहीं बोलेंगे हम इसको, प्रोपेन, मीथॉक्सी प्रोपेन। कब? ये आईपीएसी नेम देते वक्त, आईपीएसी नेम देते वक्त ये हो जाएगा मीथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पर आप 1 मीथॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं या फिर मीथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आईपीएसी नेम याद रखना आपने, मीथॉक्सी। छोटा ग्रुप जो रहेगा वो अल्कोक्सी ग्रुप रहेगा और बड़ा अल्केन के तौर पर हम यूज करेंगे। ये हो जाएगा मीथॉक्सी 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ये हो जाएगा मीथॉक्सी प्रोपेन। अब कॉमन नेम देते वक्त तो बहुत आसान है, मिथाइल एंड प्रोपाइल। कॉमन नेम देखते वक्त तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिथाइल, हो गया इसका नाम लिखिए। फिर ये ग्रुप का नाम एन प्रोपाइल, आगे लिख देना है ईथर। बहुत आसान, मिथाइल, नॉर्मल, प्रोपाइल, ईथर। आगे समझ में? अब उसके बाद नेक्स्ट, अगर मैंने C6H5OCH3 लिया, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ पर, अब कैसा करेंगे आप? यहाँ पे जब नाम देना है तो इसका नाम, तो यहाँ पर आप कॉमन नेम देते हो कि ये CH3 ये मिथाइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल। तो हम लिखेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और आईपीएसी नेम इसका होगा मीथॉक्सी बेंजीन, मीथ ऑक्सी। ये छोटा ग्रुप, हाँ ये वाला छोटा ग्रुप, ये मीथॉक्सी अल्कोक्सी ग्रुप ये लेंगे आप, और ये थोड़ा बड़ा ग्रुप, ये हो जाएगा मीथॉक्सी ग्रुप और ये हो जाएगा बेंजीन। बहुत आसान है, आप कोई भी ले सकते हैं, कॉमन नेम भी आसान है और आईपीएसी भी नेम आसान है। ईथर की तैयारी के तरीके देखेंगे हम। पहला जो तरीका है ईथर की तैयारी में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अमल से हम ईथर की तैयारी देखेंगे। डिहाइड्रेशन अमल में क्या होता है? रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो जब हम अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अमल जो हम कराएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट 413 केल्विन के ऊपर, तो हमको ईथर हासिल होता है। हाँ, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिए है, तो अल्कोहल से ईथर नहीं हासिल होगा, आपको अल्कीन हासिल होगा। हम दोनों तरीके देखेंगे यहाँ पर। तो पहला ईथर की तैयारी का तरीका है, तो उसमें हम क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। मैं इस तरह से लिख रहा हूं समझने के लिए आपको, किसकी मौजूदगी में? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले रहा हूं मैं सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर भी बहुत जरूरी है 413 केल्विन। तो यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में जब हम अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O का सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा। किस तरह से? देखिए, यहाँ का इसमें का H और इसमें का OH, अगर मैंने ये निकाल लिया यहां से, तो बचा क्या आपके पास? ROR, ROR, और यही तो है ईथर, और H2O बाहर। ये जनरल अल्कोहल हो गया। अगर आपको डाइथाइल ईथर तैयार करना है तो आपको इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा, C2H5OH। डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, 2 मोल्स होना, तो यहाँ पे मैंने 2 मोल्स लिख दिए। तो क्या होगा? सेम सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 413 केल्विन टेम्परेचर के तहत इथाइल अल्कोहल जब आप लेंगे, तो इथाइल अल्कोहल तो क्या होगा? H2O, 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, सेम। क्या होगा फिर? C2H5 बॉन्ड OC2H5 प्लस
H2O। तो यानी जब आप इथाइल अल्कोहल लेंगे तो इथाइल अल्कोहल तब्दील हो जाएगा डाई इथाइल ईथर में। या फिर आईपीसी ने भी पूछ सकता है कि इथेनॉल, ये इथेनॉल है, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा ईथऑक्सी इथेन के अंदर। अब अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, पहले हमने इथेनॉल लिए थे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाए थे और टेम्परेचर जो था वो 413 केल्विन था। अब अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं और टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड सेम, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पहले जो हमने लिए थे, अब टेम्परेचर जो है 443 केल्विन ले रहे हैं, तो अब यहां पर ईथर हासिल नहीं होगा, ये अल्कीन में तब्दील हो जाएगा। ये इथेनॉल जो है ये अल्कीन में तब्दील हो जाएगा। किस तरह से, अब देखिए यहां पर मैं इस तरह से लिख रहा हूं इसको इथेनॉल को समझने के लिए, CH3 CH2OH। तो यहां पर इसका कन्वर्शन हो जाएगा अल्कीन में और आपको मिल जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए किस तरह से, और पानी के साल्मे का इखराज हो जाएगा। तो मैं यहां पे आपको समझने के लिए इसको CH3 को इस तरह से लिखता हूं, CH3 CH2OH, और ये OH को मैं यहां लिख देता हूं, समझने के लिए बता रहा हूं। इथेनॉल ही है CH3 CH2OH। तो यहां से OH और यहां से H ये रिमूव होगा, लेकिन देखिए यहां पर भी डिहाइड्रेशन ही हो रहा है, लेकिन HOH इस तरह से निकलने के बाद क्या होगा, यहां क्या बच रहा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O बाहर। सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने, 413 केल्विन था, 443 केल्विन लिया, तो इथेनॉल कन्वर्ट हो गया इथीन में। और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर रहेगा उस वक्त इथेनॉल कन्वर्ट होगा डाई इथाइल ईथर में। ईथर की तैयारी के तरीके में हम विलियमसन सिंथेसिस, इसके जरिए हम ईथर तैयार करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का तामुल, अल्काइल हैलाइड का तामुल सोडियम अल्कोक्साइड से होता है। सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड मतलब NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड। जब हम अल्काइल हैलाइड का तामुल सोडियम अल्कोक्साइड से कराएंगे तो हमको नतीजे में, अब देखिए यहाँ पर NaX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं NaX, ये बाहर निकल गया, फिर बचा क्या, NaX चले गया, ROR, तो यहां बच जाएगा आपके पास ROR, ईथर। यही है विलियमसन सिंथेसिस का तरीका। तो यहां पर अल्काइल हैलाइड का तामुल जब हम सोडियम अल्कोक्साइड से कराते हैं तो हमको ईथर हासिल होता है। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम सिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर बना सकते हैं। अब एक बात और याद रखना है कि जो अमल है SN2 मैकेनिज्म के तहत होता है, यानी कि जब इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है अल्कोक्साइड, वो अल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है। एक बात और नोट करना है आपको कि यहां पर जो अल्काइल हैलाइड यूज होगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होना जरूरी है। अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं, सेकेंडरी लेते हैं या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तब SN2 मैकेनिज्म ना होते हुए वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा।
हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर ईथर तैयार हो रहा है, तो यहां पर अगर आप चेंज कर रहे हैं ग्रुप्स को तो आपको मिक्स्ड ईथर भी मिलता है। आपको एरोमेटिक ईथर भी मिल सकता है, जैसे मैं बताता हूं आपको। मैं ले रहा हूं यहां पर, तो क्या होगा, NaOR तामुल जब होगा तो NaX बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको जो ईथर मिलेगा वो एरोमेटिक ईथर मिलेगा, फिनाइल ईथर, फिनाइल अल्काइल ईथर, जो भी आप आर ग्रुप लेंगे, मिथाइल इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होना जरूरी है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, मिथाइल ब्रोमाइड का तामुल CH3Br, इसका हम तामुल सोडियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड से कराएंगे। अब सोडियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड कैसे लिखेंगे आप, CH3 बेस 3, सोडियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड बोल रहे हैं आप, C, तो यहां पे अल्कोक्साइड ले रहे हैं ना, ये बात याद रखना, सोडियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड, ये हो गया आपका सोडियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड। हाँ, ये यहां पर ये जो दिख रहा है अल्काइल हैलाइड, ये प्राइमरी है। तो क्या होगा, जब हम तामुल कराते हैं तो NaBr बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसमें का Na और इसमें का Br, फिर बचा क्या आपके पास, CH3 बेस 3 CO। अब यहां का ये NaBr चले गया और यहां का CH3 यहां जुड़ गया, ये आ गया ईथर ROR। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर देखेंगे आप, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये इसका नाम हो गया। यानी कि जब आप सोडियम टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड का तामुल मिथाइल ब्रोमाइड से कराएंगे तो आपको ये ईथर हासिल होगा। अब उसके बाद अगर मैं अल्काइल हैलाइड प्राइमरी ना लेते हुए, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अगर मैं सेकेंडरी लेता हूं या टर्शियरी लेता हूं तो तब ईथर तैयार नहीं होता है। अगर आप यहां पर अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी लेते हैं तब ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए आपको अल्कीन हासिल होता है। एग्जांपल के तौर पर सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड, इसका तामुल हम अगर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये यहां पर अल्काइल हैलाइड, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है, सेकंड, ये टर्शियरी है। मैंने पहले कहा कि सेकेंडरी या फिर टर्शियरी आप लेंगे तो वहां पर SN2 मैकेनिज्म के तहत आपको ईथर नहीं हासिल होगा, यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। किस तरह से, अब देखिए, तो यहां पर ये बल्की ग्रुप होने की वजह से, यहां पर बल्की ग्रुप है, ये यहां पर अटैक इजीली नहीं हो पाता, तो यहां पर क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl यहां पे लिख देता हूं, पहले मैं NaCl, अपन बाद में दूसरा लिखेंगे NaCl। अब उसके बाद यहां का क्लोरीन चले गया इसमें का, और क्या होता है, यहां का हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन भी चल जाएगा। तो यहां का जब हाइड्रोजन जाएगा C2H5OH, यहां का चले जाएगा एक हाइड्रोजन, Cl भी चले गया, तो क्या होगा, यहां से आपने ये जो है ये कार्बन से क्लोरीन, यहां से आप हाइड्रोजन यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी। मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, क्लोरीन तो चले गया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, CH3 एज इट इज, बॉन्ड C, अब यहाँ का एक हाइड्रोजन चले गया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये CH3 और NaCl ये बाहर, उसके बाद C2H5O, इसमें का हाइड्रोजन ये भी चले गया, C2H5OH,
तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और आपको ये जो मिलेगा इसका नाम है आइसोब्यूटीन। क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटीन। यानी कि आपको ईथर नहीं हासिल होगा, अल्कीन हासिल होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर देखेंगे अब हम। यहाँ पर एक बात नोट करनी है आपको कि डाइमिथाइल ईथर ये गैसीय हालत में होता है और इसी तरह से इथाइल मिथाइल ईथर ये भी गैसीय हालत में पाया जाता है। जबकि जो दूसरे ईथर होते हैं वो कलरलेस लिक्विड यानी कि बेरंग माय होते हैं और उनकी एक खास बू होती है, हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, एक खास बू होती है उनकी। इस तरह से जो लोअर अल्कोहल यानी नीचे वाले अल्कोहल, जो नीचे के अल्कोहल है वो वोलेटाइल मतलब तैरान पजीर होते हैं, जल्द उड़ने वाले होते हैं, नहीं जल्दी से उनका वोलेटाइजेशन हो जाता है और इस तरह से वो इनफ्लेमेबल है यानी कि आग पकड़ लेते हैं। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की है। इसी तरह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो साल्मिक अम्लीयत के बढ़ने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये डायमिथाइल ईथर है, उससे ज्यादा साल्मिक अम्लीयत इथाइल मिथाइल ईथर की है, उससे ज्यादा साल्मिक अम्लीयत डाइथाइल ईथर की है। अगर आप देखेंगे तो साल्मिक अम्लीयत बढ़ते जा रही है तो उनका नुक्ता उबाल भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 248 केल्विन है, ये 284 है और ये 308 केल्विन है। यानी कि साल्मिक अम्लीयत जैसे जैसे बढ़ती है उनका नुक्ता उबाल भी बढ़ते जाता है। अब हम देखेंगे पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है हलपजीरी और पोलैरिटी का मतलब होता है कि वो कितना कुतुबी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ईथर है ROR, यहाँ पर जो बंदिश जाविया है 180 डिग्री ना होते हुए वो 110 डिग्री होता है। यहाँ पर जो CO बंदिशें है इनकी डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल नहीं करती, इसकी वजह से ईथर में थोड़ी कुतुबियत पाई जाती है, थोड़ा सा डायपोल मोमेंट होता है। ईथर की हलपजीरी देखेंगे, सोल्युबिलिटी हलपजीरी। ईथर का आमतौर पर आपको पता है ROR। यहाँ पर ईथर की जो सालमात हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते जो ईथर के सालमात को मजबूती से पकड़ के रखे, लेकिन अल्कोहल की तरह ईथर्स भी पानी में हलपजीर होते हैं। इसकी वजह यह है कि ईथर के सालमात पानी के साथ ईथरल ऑक्सीजन के जरिए, जो ईथरल ऑक्सीजन है इसके जरिए हाइड्रोजन बंदिश बनाते हैं। इस वजह से ईथर पानी में हलपजीर होता है, क्योंकि ईथर की जो सालमात हैं वो ईथरल ऑक्सीजन के जरिए पानी के साथ हाइड्रोजन बंदिश बनाते हैं। ये खुसूसियात देखेंगे तजुर्बागाह में हम ईथर की जांच भी देखेंगे। ईथर जो है आबी वास्ते में मोतदिल होते हैं। इसी तरह ईथर्स असास यानी कि बेस, तफसीदी आमिल, तहवीली आमिल और एक्टिव मेटल्स के साथ तामुल नहीं करते हैं, लेकिन ईथर्स सर्द सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हम कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कोल्ड कंडीशन में, उसके साथ ईथर रिएक्शन करते हैं और ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाते हैं। देखिए ROR डैश प्लस H2SO4 H2SO4। ईथर अभी मैंने आपको बताया हूं कि ईथर जो है वो न्यूट्रल है, वो असास के साथ तामुल नहीं करते, तफसीदी आमिल के साथ तामुल नहीं करते, तहवीली आमिल के साथ तामुल नहीं करते, उसी तरह एक्टिव मेटल्स के साथ तामुल नहीं करते। लेकिन हम जब
कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जब हम कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो ये ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। किस तरह से देखिए, अब यहाँ पर इसमें का H यहाँ अटैच हो जाएगा या इस तरह से हो जाएगा ROH, मैं यहाँ लिख देता इसको ये R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा HSO4, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम ऑक्सोनियम सॉल्ट, ये प्लस चार्ज। अब हम फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड ऑफ ईथर। अब किस तरह से होता है देखिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम CH2O CH2CH3। जब हम ईथर का तामुल ऑक्सीजन से कराएंगे लॉन्ग कांटेक्ट, यानी कि लॉन्ग ज्यादा देर तक अगर हम रखेंगे इसको ऑक्सीजन में, तो ईथर जो है वो पर ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो जाता है। अब देखिए यहां पर किस तरह से, यहां पर CH3 CH2, अब यहां पर ये जो CH2 है, मैं यहां पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, ये आ गया पर ऑक्साइड O CH2 CH3। इसी को हम बोलते हैं पर ऑक्साइड ऑफ ईथर। यानी ईथर को अगर हम एयर के अंदर ला ले या फिर वो एयर के साथ कांटेक्ट कर ले ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, एयर के ऑक्सीजन के साथ जब कांटेक्ट करेंगे तो उसका पर ऑक्साइड बन जाता है, पर ऑक्साइड ऑफ डाइथाइल ईथर। इसी तरह से जब हम ईथर का तामुल गर्म हल्काइल सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो उसकी आपाशिदगी होती है, और आपाशिदगी के नतीजे में हमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम गर्म हल्काइल सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो किस तरह से आपाशिदगी के नतीजे में हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले देखिए ये सादा ईथर है ROR, इसकी आपाशिदगी होंगी और आपाशिदगी के नतीजे में देखिए ROH ROH, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपको अल्कोहल के हासिल होंगे। इसी तरह से हम जब मिक्स ईथर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आप R अलग अलग, यहाँ पर आप CH3 ले सकते हैं R की जगह, यहाँ पर आप C2H5 ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स में आप ये ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये मिक्स ईथर है। अब मिक्स ईथर की भी क्या होगा, इसकी भी आपाशिदगी होगी, और आपाशिदगी के नतीजे में देखिए यहाँ पे ROH R-OH, यानी कि 2 मुख्तलिफ अल्कोहल आपको हासिल होंगे। ये मिक्स्ड ईथर है, यानी यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होंगे। अब उसके बाद अगर मैं फिनाइल ईथर ले रहा हूं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे AROR अल्काइल फिनाइल ईथर, इसकी भी आपाशिदगी होंगी, और आपाशिदगी के नतीजे में हमको AROH मतलब फिनॉल हासिल होगा, ये फिनॉल है, और AROH और AROH और ROH, यानी कि आपको फिनॉल हासिल होगा और साथ में अल्कोहल हासिल होगा। बहुत आसान रिएक्शन है। जब ईथर का तामुल HI या फिर HBr के साथ कराएंगे हाइट, तो क्या होता है देखिए नतीजे में ROR, जब इसका तामुल हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HI या HBr, आप कुछ भी लीजिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ HI, ROH और RI, यानी कि आपको अल्कोहल और साथ में देखिए RO और इसमें का H, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे RO, इसमें का H और यहाँ का RI, ये आ जाएगा RI। यानी कि जब आप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI या HBr लेते हैं तो आपको अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड हासिल होता है। इसी तरह से आप अल्काइल अराइल ईथर मतलब मैं ये ले रहा हूं यहाँ पर अल्काइल मतलब ये CH3, अराइल मतलब ये, या फिर तो फिनाइल भी बोलेंगे। अल्काइल अराइल ईथर का तामुल HI से कराएंगे 398 केल्विन पर, तो क्या होगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
इसकी जगह H आ जाएगा, तो ये मिल गया आपको यहाँ पर फिनॉल, इसमें का CH3, इसमें का I, और आपको ये मिल जाएगा मिथाइल आयोडाइड। बहुत आसान रिएक्शन है ये भी। इसी तरह से ईथर के ताम्बूलात में हम एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। अब आपको मालूम है एरोमेटिक ईथर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये एरोमेटिक ईथर है, ओके। अब इसमें जो अल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये अल्कोक्सी ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और जब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोक्सी ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी बुनियाद पर हम एरोमेटिक ईथर का नाइट्रेशन अम्ल और दूसरे ताम्बूलात देखेंगे। पहला हम देखेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन देखेंगे एरोमेटिक ईथर का। ये एनिसॉल है और हमको क्या करना है, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड लेना है, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। तो यहां पर जो ब्रोमिनेशन होगा एनिसॉल का, तो ब्रोमीन ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहां पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर 2, यहां पर भी 2 लगा देंगे। तो अब यहां पे एनिसॉल 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर क्या करना है, पहले OCH3 ये लिख देना है। इसमें का एक ब्रोमीन ऑर्थो पर आ जाएगा और दूसरा जो है OCH3 वो पैरा पर आ जाएगा, और यहां पर ऑर्थो पर एक हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये निकल गए, 2 ब्रोमीन आ गए, ब्रोमीन 4 है, और जो 2 ब्रोमीन बचे वो यहां पर इस तरह से आ जाएंगे। यानी जब आप एनिसॉल का ताम्बुल ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड से करते हैं तो ब्रोमिनेशन अमल होता है और आपको 2 प्रोडक्ट हासिल होते हैं। एक है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, और दूसरा है पैरा ब्रोमो एनिसॉल। इसी तरह से हम फ्राइडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन देखेंगे एरोमेटिक ईथर के अंदर। वही सेम एग्जांपल, आपको क्या करना है, आपको पता है फ्राइडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में एक अल्काइलेशन और एक असाइलेशन होता है, यानी हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं और एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं, हम दोनों देखेंगे। यहां पर ये है एनिसॉल। फ्राइडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में हम इसका पहले मिथाइलेशन करेंगे। मिथाइलेशन में आप यहां पर CH3Cl मिथाइल क्लोराइड लेंगे, और उसमें जब भी आप फ्राइडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेना जरूरी है। तो क्या होगा, सेम रिएक्शन, यहां पर ये जो ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि जो ग्रुप आएगा वो ऑर्थो पर और पैरा पे अटैक करेगा। बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स लगाते हैं CH3। अब देखिए यहाँ पे CH3Cl, एक CH3 ऑर्थो पर आएगा और एक CH3 पैरा पर आएगा। तो इस तरह से ये OCH3 एज इट इज, एक CH3 ऑर्थो पर आ गया इसमें का, और दूसरा जो है वो आ जाएगा पैरा पे, और इसमें का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक और यहाँ का 2 हाइड्रोजन, और इसमें के 2 Cl, 2HCl बाहर निकलेगा। इसका नाम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, इसका नाम होगा 2-मिथॉक्सी, 2-मिथॉक्सी टोल्यून, यानी बेंजीन को अगर CH3 ग्रुप है तो टोल्यून कहलाता है। ये 2-मिथॉक्सी टोल्यून रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2-मिथॉक्सी टोल्यून, और यहां पर ये जो रहेगा 1, 2, 3, 4, 4-मिथॉक्सी टोल्यून रहेगा।
असाइलेशन में हम क्या करेंगे, एसिटाइल ग्रुप चाहिए। एसिटाइल ग्रुप आपको पता है CH3CO, ये एसिटाइल ग्रुप है। तो हम एसिटाइल क्लोराइड लेंगे CH3CO, और ये जो ग्रुप जोड़ना है हमको ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ पर इसको भी 2 मोल्स लेंगे। सेम रिएक्शन यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, क्या होगा, CH3CO ग्रुप, ये COCH3 ग्रुप ये एक ऑर्थो पर आएगा, और ये COCH3 ग्रुप एक पैरा पर आएगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर ये OCH3, यहाँ का इसमें कहा देखिए, यहाँ का एक COCH3, ये Cl नहीं, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, COCH3 एक कहाँ पे आएगा, एक आ जाएगा CO में, डायरेक्ट लिखता हूँ COCH3 ऑर्थो पर, क्योंकि 2 है यहाँ पर, यहाँ COCH3 2 है, एक ऑर्थो पर आ जाएगा और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। मैं यहाँ इस तरह से इसको लिख देता हूँ। इसमें का Cl कितने बचे, 2 Cl, और यहाँ का एक हाइड्रोजन आपने COCH3 जोड़े, एक यहाँ जोड़े, ऐसे 2 हाइड्रोजन इसमें के, और यहाँ के 2 Cl, तो 2HCl बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमको 2 प्रोडक्ट हासिल होते हैं। तो जो नाम है 1 2 3 4, 4 पोजीशन पर मीथॉक्सी, 4 मीथॉक्सी एसिटोफिनोन, इसका जो नाम रहेगा 4 मीथॉक्सी एसिटोफिनोन, ओके। और इसका जो नाम है यहां पर 1 2 मीथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये रहेगा 2 मीथॉक्सी एसिटोफिनोन। इस तरह से हमको 2 प्रोडक्ट हासिल होते हैं। ये हो गया फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसी तरह से हम एरोमेटिक ईथर्स का नाइट्रेशन अमल भी कर सकते हैं। सेम एरोमेटिक ईथर ले रहा हूं मैं यहाँ पर एनिसॉल, अब उसका तामल नाइट्रिक एसिड HONO2 में इस तरह से लिखता हूँ, HNO3 चाहिए, ये कॉन्सेंट्रेटेड लेना है आपको। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है आपको इसकी मौजूदगी में। तो यहाँ पर भी नाइट्रेशन अमल क्या होता है, नाइट्रेशन अमल मतलब नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ेगा और दूसरा पैरा पे। तो यहाँ पर इसको NO2 एक ही है, तो हमको 2 करना पड़ेंगे, यहाँ पे इसको भी 2 मोल्स करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक एनिसॉल के ऊपर यहाँ पर एक आ जाएगा NO2 ऑर्थो पर, और दूसरा कहाँ आ जाएगा, जी हाँ, दूसरा आ जाएगा यहाँ NO2 ये पैरा पोजीशन पर। यानी जब आप एनिसॉल का नाइट्रेशन अमल करते हैं और यहाँ पर H और H 2H2O ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ का 2 OH, इसमें का 1 H, इसमें का 1 H, 2H2O बाहर निकल जाएगा। यानी कि जब आप एनिसॉल का नाइट्रेशन अमल करते हैं तो आपको 2 नाइट्रो एनिसॉल और ये 1 2 2 नाइट्रो एनिसॉल 1 2 3 4 और 4 नाइट्रो एनिसॉल का अमेजा हासिल होता है। इस तरह से आखिरी जो पार्ट बाकी है उसमें यूजेस है कि अल्कोहल के, फिनॉल के और ईथर्स के क्या क्या यूजेस हैं। मिथाइल अल्कोहल जो है इसका यूज ये एज ए वार्निश और पेंट के अंदर यूज होता है। इसी तरह से जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर होते हैं उसमें इथाइल अल्कोहल एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है, ये बतौर सॉल्वेंट भी काम करता है। ये अल्कोहल के यूजेज हो गए। उसके बाद ईथर्स जो है इसमें डाई इथाइल ईथर जो है, जब हम सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह करते हैं सर्जरी, उसमें बतौर एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश करने के लिए डाइथाइल ईथर का यूज होता है। इसी तरह से डाइथाइल ईथर आप जब भी ग्रिग्नार रिएजेंट लेते हैं उसकी प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। फैट्स, वैक्स और ऑयल, इसमें डाइथाइल ईथर का यूज बतौर सॉल्वेंट होता है। उसी तरह से फिनॉल जो है इसका यूजेस बेकेलाइट की तैयारी में होता है,
इसी तरह से फिनॉल बतौर एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, इसे बतौर एयर फ्रेशनर और ड्यूड्रेंट भी यूज करते हैं। ये हो गए अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के इस्तेमाल। और इसी के साथ अल्कोहल फिनॉल ईथर ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है।